One starter. Okay. There is lots of disadvantage in 3-point starter on the basis of 4-point starter. What are the disadvantage in 3-point starter? तो यहाँ पे जो हमारा 3-point starter का जो ये तीनों जो हमारा 3-point starter में कितने पॉइंट्स होते हैं? 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स. ओके. तो ये जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में क्या क्या होता है? एक है L, एक होता है F, तीसरा होता है A, आर्मेचर पॉइंट. लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया है. कौन सा वाला? कि A आर्मेचर पॉइंट तो रखा गया, फील्ड पॉइंट रखा गया है यहाँ पे. L का 2 पॉइंट किया गया है, L and L dash. ओके, 4 पॉइंट्स. सो दिस इज कॉल्ड 4-point starter. तो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज था? पहले तो क्या डिसएडवांटेज था? मतलब 3-point starter में क्या डिसएडवांटेज थे? सोचिए. मान लो कि ये क्या है हमारा रियोस्टैट. रियोस्टैट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं. अपने मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं. अगर रियोस्टैट का अगर रेजिस्टेंस हम लोग कम ज्यादा कर दिए तो क्या होगा? मान लो कि यहाँ पे एनबीसी में करंट आ रहा था, एक लाइन में एनबीसी में क्या आ रहा था? करंट आ रहा था. ओके, करंट आ रहा था. अरे मान लो रियोस्टैट का वैल्यू कितना है? 0 ओम. हम लोगों ने रियोस्टैट को काम में नहीं लिया अभी तक. ठीक है. अभी क्या होगा कि ये जो करंट है फुल करंट ही एनबीसी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा और उसके बाद क्या होगा? शंट फील्ड में क्या होगा? वो पूरा करंट आ जाएगा. ओके, इससे क्या होगा? शंट फील्ड में जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो उससे क्या होगा? क्या हमारा जो आर्मेचर वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा था. लेकिन इससे हम लोग ना जो आर्मेचर का स्पीड है ये लोग हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. आर्मेचर का जो स्पीड है यहाँ पे ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. तो अगर आर्मेचर का जो स्पीड है ये हमको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? तो मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे अब क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने रियोस्टैट ऐड किया. ठीक है. इसका कुछ तो वैल्यू है. मान लो कि 0 ओम से लेके 60 ओम तक हम इसको वैरी करा सकते हैं इस रियोस्टैट को. ठीक है. अगर हम लोग इसको 0 से लेके 16 ओम तक वैरी कर सकते हैं. पहले मान लो कि हम लोगों ने इस रियोस्टैट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम ले लिया. कितना ओम लिया? ये पहले ले लिया 1 ओम. उससे क्या होगा कि हमारा तो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा. शंट फील्ड का रेजिस्टेंस क्या हुआ? थोड़ा बढ़ गया. अभी इस पाथ में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम होगा. कम होगा. अगर यहाँ पे अगर करंट कम हुआ तो फील्ड में जनरेट होने वाला फ्लक्स क्या होगा? वो भी कम होगा. और अगर ये शंट फील्ड में जनरेट होने वाला फ्लक्स कम हुआ तो आर्मेचर का रोटेशन भी क्या होगा? वो भी घटने वाला है उसके साथ साथ. तो अगर आर्मेचर का रोटेशन ऐसे ही करके हम लोग क्या करें कि रियोस्टैट का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कितने ओम तक लेके जाए? 16 ओम तक लेके जाए. तो मतलब मैक्सिमम किया हम लोगों ने. रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कितना किया? मैक्सिमम कर दिया. उसके बाद इसके रिलेटिव देखो कि शंट फील्ड के साथ रियोस्टैट सीरीज में कनेक्टेड है. एनबीसी के साथ भी रियोस्टैट सीरीज में कनेक्टेड है. तो इसका मतलब क्या कि रियोस्टैट अभी क्या फुल रेजिस्टेंस पे है. तो फुल रेजिस्टेंस पे है मतलब क्या? अगर पूरा करंट जितना आ रहा था शुरू में उतना करंट कभी नहीं आ रहा है. उससे बहुत कम करंट आ रहा है. कहां पे? इस शंट फील्ड में. अगर इस शंट फील्ड में अगर कम करंट आ रहा है इसका मतलब क्या कि इधर फ्लक्स भी कम जनरेट होगा. इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमारा मोटर जितनी स्पीड से या फुल स्पीड में जितना रोटेट करना चाहिए हम लोगों का जो रोटर है ये पूरा अपने कंफर्म फील्ड पे रोटेट कर ही नहीं पाएगा. ठीक है. और एक चीज सोचो कि अगर हम लोगों ने ये इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते गए इससे क्या होगा कि ये जो हमारा एनबीसी है यहाँ पे तो हमारा क्या लगा हुआ था? मेन पॉइंट पे एकदम लास्ट पॉइंट पे स्टार्टर हैंडल चिपका हुआ था ना. ये स्टक हो गया था वहां पे, अटक गया था. अभी इधर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इधर जो वोल्टेज है एनबीसी का वोल्टेज घटेगा. क्यों वोल्टेज घटेगा? यहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ क्या घटेगा? करंट भी घट रहा है ना, क्योंकि इस पाथ से करंट आएगा ही नहीं क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने. मतलब आएगा करंट आएगा बहुत कम आएगा. पहले जो मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होता तो तब जितना करंट था उससे बहुत कम करंट आएगा. तो अगर यहाँ पे कम करंट आ रहा है तो एनबीसी में भी मतलब नो वोल्टेज कॉइल में भी कम करंट आ रहा है. तो नो वोल्टेज कॉइल में अगर कम करंट आ रहा है इसका मतलब सोचो कि ये एनबीसी डी एनर्जाइज हो जाएगा ना. उसमें एनर्जी मतलब जितना मान लो कि शुरू में हुआ था एनर्जी रेडी हुआ था वो एनर्जी रहेगा ही नहीं. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें करंट ही नहीं आ रहा है ना. करंट ही नहीं आएगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? छूट जाएगा.
तो ये तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया ना। अगर स्टार्टर हैंडल छूट गया तो फिर ये मोटर बंद पड़ जाएगा। स्टार्टर हैंडल यहाँ से छूट गया एनबीसी कॉइल से, डीएनर्जाइज हो गया, स्टार्टर हैंडल छूट गया तो क्या होगा, हमारा मोटर बंद पड़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अगर मोटर बंद पड़ जाएगा तो हम इसके स्पीड को ये रियोस्टेट लगा के कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? नहीं। अगर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ा रहे तो हमारा एनबीसी क्या हो जा रहा है, डीएनर्जाइज हो जाएगा, डीएनर्जाइज हो जाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है, स्टार्टर का जो हैंडल है वो रिमूव हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाता है। मतलब यहां से लेके मान लीजिए इस पिक्चर को मान लो कि स्टार्टर का जो हैंडल है ये जीरो में चला है, जीरो पोजीशन पे या इनिशियल पोजीशन पे चला है। तो इसका मतलब ये क्या कि हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट करके हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, ये मोटर या आर्मेचर का स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में बेनिफिट्स क्या क्या है? पहले तो 4 पॉइंट स्टार्टर का 4 टर्मिनल के नाम है, मतलब जो 1 2 3 4 आर्मेचर का एक टर्मिनल हुआ, फील्ड का एक टर्मिनल हुआ, एल डैश लाइन का एक दूसरा टर्मिनल है, एक पहला टर्मिनल है। मतलब ये 4 टर्मिनलों को लेके हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं, ये है 4 पॉइंट स्टार्टर, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स है। इसी को लेके बेस करके हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। ऐसा अभी देखते हैं कि करंट का सप्लाई, मतलब इसमें एडवांटेज क्या हुआ, मतलब वहां पे तो हम लोग मोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे रियोस्टेट करके, लेकिन यहाँ पे कर पाएंगे। देखो पहले तो कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन कैसा है, मेन स्विच से लेके एल तक एक कनेक्शन किया है, उसके बाद ओएलसी मतलब ओवरलोड कॉइल में कनेक्शन किया, उसके बाद ये जो स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग का जो एंडिंग है, मतलब जो स्टार्टर का हैंडल का एंडिंग है, वहां पे क्या है हमारा, ये ओएलसी का एक कनेक्शन हुआ। उसके बाद यही कनेक्शन आगे जाएगा, यही कनेक्शन आगे जाके क्या होगा, एक कनेक्शन है ब्रश आर्क में। ब्रश आर्क मतलब क्या, कॉपर का जो होता है ना, कॉपर का एक पूरा लाइन है, स्ट्रिप है, उसमें कनेक्ट किया हुआ है। उसी के ऊपर क्या होगा, वो मूव करेगा, उसी के ऊपर क्या होगा, मूव करेगा। हम लोग जो प्रैक्टिकल में किए थे ना, एक स्टड पॉइंट था ना, छोटा छोटा पॉइंट था, उसी में हम लोग मूव कर रहे थे। या मान लो पूरा आर्क है, पूरा ब्रश जैसा है। आर्क मतलब क्या है, जैसे एक आधा परिधि बनाते हैं ना, ऐसा आर्क बोलते हैं उसको। ओके, तो ये तुम्हारा ब्रश आर्क। तो इससे क्या होगा, ये तो हुआ हमारा ब्रश आर्क। और क्या क्या है हमारे सिस्टम में, अच्छा ब्रश आर्क के बाद क्या कनेक्ट किया है, ब्रश आर्क के साथ ही एनबीसी कॉइल कनेक्ट किया हुआ है, एनबीसी के साथ और क्या कनेक्ट किया हुआ है, उसी को खींच के, एनबीसी कॉइल को खींच के हम लोगों ने प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। कहा जोड़ा, हम लोगों ने प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पे जो ये तीसरा मतलब तीसरा एक्स्ट्रा एक जो टर्मिनल हम लोगों ने ऐड किया, वो टर्मिनल पे देखो एक क्या किया हम लोगों ने, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके, लेकिन यहाँ पे एनबीसी के साथ सीरीज में, यहाँ पे एनबीसी के साथ सीरीज में कौन है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। वहां पे एनबीसी के साथ सीरीज में कौन था, शंट फील्ड रेजिस्टेंस था ना। तो डिफरेंस पता चल रहा है, पहले तो सीरीज में कौन था उस 3 पॉइंट स्टार्टर में, एनबीसी के साथ शंट फील्ड था। यहाँ पे कौन है, एनबीसी के साथ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद फिर से कनेक्शन देखते हैं। उसके बाद क्या किया, एनबीसी से और एक पॉइंट लिया, उसका जो पॉइंट है वो कहां कनेक्ट किया, वो एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, फील्ड पे कनेक्ट करने के बाद फील्ड से एक रियोस्टेट को सीरीज में लिया, उसके बाद शंट फील्ड को सीरीज में लिया। लेकिन ये एनबीसी के साथ कैसे कनेक्शन में है, ये जो दो है ये एनबीसी के साथ कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। पहले 3 पॉइंट स्टार्टर में सीरीज में था, अभी कैसे चला गया, पैरेलल में चला गया। वेरी गुड। ओके, इसके ऊपर अच्छा पहले पूरा कनेक्शन देखिए। इसके बाद क्या होगा कि ये हुआ हमारा कनेक्शन खत्म यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कनेक्शन जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस हमारा दूसरा पाथ है आर्मेचर तक जाने का करंट, तो वो दूसरा पाथ भी देख लेते हैं। ब्रश आर्क से लेकर हम लोगों ने फील्ड तक का पूरा कनेक्शन समझ लिया। उसके बाद क्या है कनेक्शन, एक नंबर पॉइंट से रेजिस्टेंस गया R1, उसके बाद R2, R3, R4 हो गए ऑन या रन कंडीशन में चला गया। रन कंडीशन में जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि आर्मेचर का एक पॉइंट बनाया है, हम देख लेते हैं। ब्रश आर्क से लेकर हम लोगों ने फील्ड तक का पूरा कनेक्शन समझ लिया। उसके बाद क्या है कनेक्शन, एक नंबर पॉइंट से रेजिस्टेंस गया R1, उसके बाद R2, R3, R4 हो गए ऑन या रन कंडीशन में चला गया। रन कंडीशन में जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि आर्मेचर का एक पॉइंट बनाया है, जिसको हम लोग एक बोल रहे हैं। इस टर्मिनल पे आके हम लोगों ने क्या किया, ये पे देखो कि सीरीज फील्ड बोल रहे हैं ना, सीरीज फील्ड कनेक्ट करके एक आर्मेचर कनेक्ट किया है। यहाँ पे मान लो कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड मोटर है।
ठीक है। अगर कंपाउंड मोटर नहीं होता तो क्या होता कि यहाँ पे सीरीज फील्ड कनेक्ट नहीं रहता, क्या रहता, बस यहाँ पे हम लोग ये आर्मेचर को लेके अगर हम लोग मोटर की टर्मिनल तक शॉर्ट करा देते तो ये हमारा क्या बन जाता, डीसी शंट मोटर बन जाता ना। लेकिन अगर सीरीज फील्ड ऐड रहता तो वो क्या होता, कंपाउंड मोटर होता। तो हम लोग डीसी शंट ही लेके समझते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इस आर्मेचर का जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आया, हमारा कनेक्शन आया, उसके बाद क्या हुआ, मोटर तक गया या आर्मेचर तक गया, उसके बाद हम लोगों ने कहा इसको भेज दिया कि डीसी सप्लाई के नेगेटिव में भेज दिया। ओके, ये कनेक्शन हम लोगों को समझ में आया, अभी समझ में आया अभी, चलिए समझ में आया पूरा कनेक्शन। ओके, इसके बाद इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये समझते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, इसमें हम लोग ये आर्मेचर का स्पीड को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये सोचो, दिमाग लगाओ। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो पहला ये प्लस पॉइंट है एंड माइनस पॉइंट है, ये हम लोग ने मेन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। हम लोग करते हैं ना कि प्रैक्टिकल में जाके हमारा एमसीबी को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऐसे ही ऑन कर दिया, और पीछे हम लोगों का बीच एक पहले से कनेक्ट रहता है वो एसी को डीसी करने के लिए। तो ये हमारा डीसी भी हो गया सिग्नल, तो हमारा डबल पोल एमसीबी भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, हमारा डीसी करंट आने लगा, कहां आने लगा, ओएलसी ओवरलोड कॉइल में आया। ओवरलोड कॉइल के करंट कहां जा रहा है, अभी एक दो करंट जाएगा यहाँ पे। मान लो इस पहले पॉइंट पे हम लोग ने इस पर टच करा दिया ब्रश 8 में, तो यहाँ पे एक करंट जाएगा और एक करंट कहां जाएगा, जाएगा इस एक नंबर पॉइंट से जाएगा। जब एक नंबर पॉइंट से करंट जाएगा और ब्रश से जाएगा, और कौन सा रास्ता है, एक ब्रश से जाने का एक करंट का रास्ता है, एक नंबर पॉइंट से जाने का रास्ता है, दोनों जगह से करंट जाएगा। लेकिन ब्रश 8 में कोई रेजिस्टेंस है, ब्रश 8 में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का जो करंट है बहुत इजीली फ्लो करेगा, बहुत इजीली फ्लो करेगा। एंड वो जो ब्रश 8 वाला रास्ता है वो एनवीसी के साथ कैसे कनेक्टेड है, एकदम सीरीज में कनेक्टेड है। तो मतलब पूरा करंट जाएगा, जितना करंट आ रहा है मींस यहां से सप्लाई से पूरा करंट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि हमारा जो सीरीज फील्ड में कहा जाएगा, अच्छा मतलब एनवीसी तक पूरा करंट आएगा, एनवीसी तक पूरा करंट आएगा। ओके, एनवीसी तक पूरा करंट आया, अच्छा सही बात। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा और एक रास्ता जनरेट हुआ, ये यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ पूरा रेजिस्टेंस है, मान लो कि पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, पूरा रेजिस्टेंस है, एक भी रेजिस्टेंस घटा नहीं है अभी तक। एक नंबर पॉइंट पे अभी हम लोगों ने जो स्टार्टर का हैंडल है वो कनेक्ट करके रखा है, तो एक नंबर होके करंट जाएगा R1 R2 R3 R4, मतलब पूरा चारों रेजिस्टेंस ले लिया उसने। उसके बाद कहां पे जाएगा, आर्मेचर तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस आर्मेचर पे आएगा, लेकिन कितना करंट आएगा, बहुत कम करंट आएगा, यही ना, बहुत कम करंट आएगा। तो इससे क्या होगा कि आर्मेचर धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचा है कि एनवीसी तक तो पूरा करंट आया, लेकिन एनवीसी के बाद क्या होगा, एनवीसी तक तो पूरा करंट आया, उसके बाद क्या होगा, एनवीसी तक पूरा करंट आने के बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो रास्ता मिल रहा है करंट को जाने का, एक है एनवीसी में, एक है हमारा मतलब एनवीसी एक करंट है कनेक्टेड है कहां, किसके साथ, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ, और एनवीसी का दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है शंट फील्ड के साथ। अभी दोनों ही है भाई, अब तो जाएगा करंट किससे जाएगा, दोनों से ही करंट जाएगा, करंट कहां से जाएगा, दोनों से ही जाएगा। लेकिन एक चीज देख लो, जिस जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने सीरीज में जोड़ के रखा है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। इसके बेसिस पे कम होता है, ये जो RH है और ये जो शंट फील्ड है इसके बेसिस पे ये जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो इसलिए मैक्सिमम करंट जो एनवीसी हैंडल को लास्ट तक, एनवीसी जो स्टार्टर हैंडल को होल्ड करके रखेगा, वो उतना करंट किससे पहुंचाएगा, एनवीसी से होके करंट जाएगा हमारा प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस में, क्योंकि इस पाथ में रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम है। लेकिन दूसरे पाथ के बेसिस पे सोचो, हम लोगों को क्या करना है, आर्मेचर का रोटेशन को हैंडल करना है, आर्मेचर के रोटेशन को क्या करना है, हैंडल करना है। मान लो, अच्छा ठीक है, एकदम लास्ट कंडीशन में देखते हैं कि आर्मेचर का जो रोटेशन है वो कैसे हैंडल हो रहा है। लास्ट कंडीशन में पहले तो हम लोगों ने एक नंबर पे लेके गए, दूसरे नंबर पे लेके गए, अच्छा ब्रश आर्क में कनेक्टेड है कभी, मान लो इसे हैंडल को कहां लेके गए, अभी 2 नंबर पे लेके जाने के बाद क्या होगा, सेम चीज होगा, एक रेजिस्टेंस कट हुआ और आर्मेचर में करंट ज्यादा हो जाता है, और दूसरा क्या होगा, एनवीसी में पूरा करंट जा रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट पे आर्मेचर में करंट और बढ़ रहा है, लेकिन
जो एनबीसी का करंट है वो एक ही करंट है, वही उतना ही जा रहा है, करंट चेंज नहीं हुआ एनबीसी का करंट, एनबीसी का करंट उतना ही है। उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टर को हम लोगों ने एकदम 4 नंबर से लेकर 5 नंबर पोजीशन में आके खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या होगा, फुल्ली ये हमारा जो एनबीसी का है वो क्या होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए, हो गया एनर्जाइज मान लो। तो इस पॉइंट में आके क्या होगा, हम लोगों का स्टार्टर आर्म क्या होगा, अटक जाएगा या स्टक हो जाएगा, स्टक हो गया या अटक गया। उसके बाद क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर में भी पूरा करंट जा रहा है एंड जो एनबीसी का है वो भी पूरा करंट आ रहा है, लेकिन कैसे, यही क्वेश्चन है। तो अभी मान लो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पहली बार जो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर में देखे थे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, इससे क्या हो रहा था, एनबीसी का भी करंट घट रहा था, इसलिए क्या हो गया, एनबीसी डी एनर्जाइज हो गया। लेकिन इस कंडीशन में सोचो, इस कंडीशन में सोचो, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एनबीसी से एक करंट आया, तो एनबीसी के अंदर से एक करंट आया, मतलब इसको होके एनबीसी होके एक करंट आया जो कहा गया प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस में, और दूसरा करंट कहा जाएगा इसका हमारा शंट फील्ड में जाएगा ना। तो अभी सोचो कि अगर हम लोगों ने अभी इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि शंट फील्ड का जो फ्लक्स है ये घटना चालू करेगा, घटेगा ना, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन फ्लक्स घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, रियोस्टेट मतलब क्या है, रेजिस्टेंस गाइड कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ गाइड कर रहा है, मतलब क्या, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन शंट फील्ड का जो फ्लक्स है, यहाँ से जो फ्लक्स रिलीज होने वाला है वो फ्लक्स क्या होगा, पहले अगर मतलब पहले अगर 30 वेबर फ्लक्स जनरेट कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा के इसमें क्या कर दिया कि करंट का जो वैल्यू है उसको घटा दिया शंट फील्ड के थ्रू। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का जो करंट घटा तो क्या होगा, फ्लक्स 30 वेबर फ्लक्स 30 वेबर जनरेट हो रहा था, अभी कितना होगा, मान लो कि 10 वेबर, तो पहले 30 वेबर में मोटर जितना या आर्मेचर जितना घूम रहा था 10 वेबर में उतना घूमेगा नहीं घूमेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा के इस आर्मेचर की स्पीड पे तो कंट्रोल लगा रहे हैं, अभी ऊपर देखते हैं, इससे क्या हम लोग एनबीसी खुल जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा, एनबीसी निकल जाएगा, ये देखना है हम लोग। तो यहाँ पे मान लो कि करंट आ रहा है शंट फील्ड से, हम लोग इसका रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब इस पाथ से हम लोग का करंट क्या होगा, कम आएगा, लो करंट आएगा ना, लो करंट आ रहा है इस पाथ से। लेकिन एक बात सोचो कि कनेक्शन तो एनबीसी के थ्रू किसका है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, कम है, उसका भी रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन करंट लो आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, करंट लो आ रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए तो करंट लो आ रहा है ना। तो इससे हम लोग को क्या फर्क पड़ा, एनबीसी क्या, एनबीसी डीएनर्जाइज हो रहा है, नहीं, एनबीसी डीएनर्जाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि एनबीसी के पास और एक रास्ता है, मतलब उसके थ्रू के जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसका जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए एनबीसी के थ्रू ज्यादा करंट आ रहा है। करंट कितना है, इधर हाई करंट आ रहा है, मतलब हाई करंट मतलब क्या, किसके बेसिस पे हाई करंट बोला मैंने, कि साइड वाले जो शंट फील्ड के करंट के बेसिस पे मैंने इस करंट को हाई करंट बोल दिया, कि जो हमारा शंट फील्ड का करंट है वो घट गया एंड जो हमारा एनबीसी के साथ जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का करंट है वो बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, एनबीसी पूरा जो क्या है पूरा हमारा एनर्जाइज ही है, एनबीसी एनर्जाइज ही है, लेकिन हमारा जो शंट फील्ड है उसका फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर शंट फील्ड के फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं एंड एनबीसी भी डीएनर्जाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर काम में आया है या काम में लगा है। इसको लेके हम 4 पॉइंट स्टार्टर को लेके अभी क्या कर पा रहे हैं कि आर्मेचर का जो स्पीड है या रोटेशन कंट्रोल में ला पा रहे हैं। तो बस ये बताओ मुझे इस 4 पॉइंट स्टार्टर को लेके तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हां, उसमें क्वेश्चन है, और एलियस के बाद जो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा है उसका यूज क्या करते हैं, मतलब ये जो हमारा ये एनबीसी के साथ ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या है, मतलब ये हम लोग क्यों लगाया है, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह पे हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा मुझे एनबीसी कॉलेज उसमें डैमेज हो सकता है थोड़ा बहुत, हाँ, मतलब मान लो कि एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा करंट आ गया ना इस पाथ में हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस घटा रहे हैं, तो इस पाथ में क्या होगा, हम लोग का जो करंट है ज्यादा आने की कोशिश करेगा ना, अगर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लगाएंगे
तो इसीलिए हम लोग हर सिस्टम में प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं अगर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये लिखा भी हुआ है कि प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखते हैं। अगर नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए बैठो। हाँ, शुभ जी बताओ। हाँ, हमारा कोई क्वेश्चन है तो प्रोफेसर हमारी क्वेश्चन है कि जो रियो स्टार्ट में है और सनफिल उसके थ्रू हम आर्मेचर का स्पीड कंट्रोल करता है। ओके, हाँ, मतलब ये जो हमारा रियोस्टेट है एंड ये जो शंट फील्ड है, हाँ, इसी को लेके हम लोग जो हमारा आर्मेचर का स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ पे रियोस्टेट में क्या हो रहा है, रियोस्टेट में हम लोग रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग का जो शंट फील्ड में करंट कम आ रहा है। शंट फील्ड में अगर करंट कम आ रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स भी कम प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। अगर शंट फील्ड में अगर फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आर्मेचर का स्पीड है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि हमारा आर्मेचर का स्पीड डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर भी। ओके, हां, डाउट्स क्लियर? वेरी गुड। हां, अनिश का क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है, ओएलसी कैसे काम करता है? ओएलसी कैसे काम करता है? हां, अच्छा क्वेश्चन है, बैठो। ये जो ओएलसी है ना, ये ओएलसी में हम लोग तो एमपीसी कॉइल का काम समझ गए कि एमपीसी क्या करता है कि हमारा जो ये स्टार्टर हैंडल है वो स्टक करके रखता है उस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे जाके फुल्ली एनर्जाइज हो जाता है हमारा एमपीसी एंड वो स्टक करके रखता है। एंड इसके बाद क्या होता है, अगर बाय द चांस इसमें कोई फॉल्ट अगर हुआ, मतलब पूरे सिस्टम में कोई फॉल्ट हुआ या हमारा एमपीसी कॉइल का वोल्टेज घट गया तो एमपीसी कॉइल क्या करेगा, अपना जो हैंडल है वो छोड़ देगा। यही है ना, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज या एनर्जाइजेशन रहेगा ही नहीं, इसके लिए एमपीसी क्या करेगा, अपना जो है हैंडल छोड़ देगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने ओएलसी का कनेक्शन भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं देखा, तो ओएलसी के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो चेक करो कि ओएलसी के साथ एमपीसी के साथ एक और एक कनेक्शन किया हुआ है डॉटेड लाइन में। देखो अच्छे से कि एमपीसी के साथ एक कनेक्शन दिया गया यहाँ से कि मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का शंट का करंट जा रहा है, शंट फील्ड का करंट जा रहा है, वहां से एक टैपिंग दिया गया है एंड दूसरा टैपिंग दिया गया है जहां से हम लोग ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, वहां से दूसरा टैपिंग हम लोगों ने कर दिया। ओके, वहां से लेके दो पॉइंट निकाला हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, ओएलसी के नीचे एक लंबे वाला आयरन को रखा गया है एंड उसके ऊपर ट्रायंगुलर पीस जैसा आयरन रखा है। दोनों ही सॉफ्ट आयरन है, हार्ड आयरन दोनों ही नहीं। ये जो लंबा वाला जो उनको दिख रहा है ना कि जितना जिसका लेंथ ज्यादा है तो वो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन है एंड जो ट्रायंगुलर पीस जैसा कनेक्ट किया है इसके साथ वो भी सॉफ्ट आयरन नहीं है, ट्रायंगुलर सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये सोचो, ये यहाँ पे मान लो कि सिस्टम में अगर करंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हम लोग आर्मेचर में लोड ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। आर्मेचर के साथ क्या होता है, हमारा इसका शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट होता है आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ शाफ्ट निकला हुआ है, इसमें मान लो कि ज्यादा हम लोग लोड क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तुम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया था कि यहाँ पे ये जो दो डिस्क थे, डिस्क को घुमा घुमा के उसका लोड क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे ना, इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे। तो अगर मैक्सिमम लोड पे दे दोगे तुम लोग इसको, मैक्सिमम लोड पे या मतलब जितना वो ले सकते हैं उससे ज्यादा अगर ओवरलोडेड कंडीशन में होगा ये मोटर, तो ये जो मोटर का शाफ्ट है वो भी क्या क्रिएट करेगा, ये जो हमारा फोर्स है ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा ना। मोटर का जो हैंडल है या शाफ्ट है वो घूमने की कोशिश करेगा जिस दिशा में, ठीक इसकी ऑपोजिट दिशा में इस लोड की वजह से फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, ये मोटर क्या करेगा, उस जो लोड को है घुमाने की ज्यादा कोशिश करेगा। अगर ज्यादा कोशिश करने लगा तो मोटर ज्यादा करंट भी खींचेगा, ये पूरा लाइन से लेके पूरा ज्यादा करंट खींचेगा। अगर ज्यादा करंट खींचा इस मोटर की ओवरलोड की वजह से, तब क्या होगा, इसमें एक करंट रेटिंग होता है। ओवरलोड कॉइल में एक करंट रेटिंग होता है। ये जो करंट रेटिंग है ना, उस करंट रेटिंग मतलब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो ओएलसी में पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ होता है कि कितना करंट इससे जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे अगर ओएलसी का रेटिंग है 16 एम्पियर, मान लो 16 एम्पियर का रेटिंग है, तो मतलब 16 एम्पियर तक तो ये ओएलसी काम नहीं करेगा, या 16 एम्पियर तक ये ऑपरेट नहीं करेगा। अगर 16 एम्पियर से ज्यादा हो गया तो ये ओएलसी क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अगर ओएलसी एनर्जाइज्ड होगा तो ये जो हमारा आयरन का पीस है वो खिंचाव पैदा करेगा ना, तो खींचेगा इसको, ये नीचे वाला आयरन का पीस को खींचेगा तो ये जो हमारा ट्रायंगुलर सॉफ्ट आयरन ये भी ऊपर उठ जाएगा। अगर ये ऊपर
ऊपर उठ गया तो क्या होगा, हमारा ये जो दो पॉइंट है इसके साथ क्या होगा, टच हो जाएगा। अगर टच हो गया, अभी इस कंडीशन में देखो, अगर टच हो गया ये दोनों पॉइंट, मतलब क्या हो गया, टच हो गया। हाँ, तो टच हो गया मतलब क्या, ये एनबीसी क्या हो गया, तो मान लो कि एनबीसी में मान लो करंट कहीं से तो आ रहा था, ये ऊपर से आ रहा था करंट, यहाँ पे कॉइल में जाके इस पॉइंट पे जाके देखेगा कि जाने का और एक ही रास्ता है कि इस पॉइंट से, मतलब ये आयरन के थ्रू। हाँ, तो ये इधर से जाके फिर से वापस एनबीसी में ही जाएगा। तो एनबीसी का जो हमारा वोल्टेज है वो कितना हो गया, करंट जीरो मतलब वोल्टेज भी जीरो हो गया ना। एंड अगर वोल्टेज जीरो हो गया तो मतलब एनबीसी कॉइल क्या हो गया, डीएनर्जाइज हो गया, मतलब ओएलसी एनर्जाइज्ड है एंड एनबीसी क्या हो गया, डीएनर्जाइज हो गया। अगर डीएनर्जाइज एनबीसी हो गया तो एनबीसी से क्या होगा, जो हमारा स्टार्टर का आर्म कनेक्टेड था वो क्या होगा, वो निकल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो मतलब ओएलसी भी इस पॉइंट से इस जो हमारा आयरन का शाफ्ट है इसको छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग का मोटर तो बंद हो गया ना, हम लोग का मोटर बंद हो गया, हम लोगों का मोटर का जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे तो मोटर बंद हो जाता है, तो इसलिए पूरा स्टार्टर का हैंडल नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या, हमारा जो करंट है वो भी खींचा पैदा नहीं करेगा, इसके लिए हमारा मोटर भी प्रोटेक्शन कंडीशन में चला गया। इसीलिए हम लोग इसको ओवरलोड कॉइल बोलते हैं कि ये ओवरलोड कंडीशन में क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर अच्छा एनबीसी क्या करता है, फिर एनबीसी भी प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। हां देखो, ओएलसी के थ्रू ही हम लोग एनबीसी को शॉर्ट करके ये काम करा रहे हैं। एनबीसी भी नो वोल्टेज जनरेट करके कोई भी वोल्टेज ना आए इसको डीएनर्जाइज करके ये भी काम में आ रहा है। अगर मान लो अगर यहां से ही वोल्टेज चला गया तो क्या होगा, तो हम एक सर्ज एराइज करता है, एक सर्ज करंट एराइज करता है। यहां से अगर वोल्टेज चला गया, मान लो कि करंट चला गया, करंट जो हमारा पावर सप्लाई है वो कट हो गया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेन स्विच है वो क्या होगा, वो तो ओपन नहीं होने वाला। तो इसके लिए क्या होगा, एक सर्ज करंट जाएगा एनबीसी तक जाएगा। सर्ज करंट जाने के बाद देखेगा कि क्या हो गया, हमारा जो करंट है वो ऑफ हो गया, तो सर्ज करंट तो गया ही यहां तक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा बहुत एनर्जाइज रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि करंट चला गया, इसका मतलब क्या, डीएनर्जाइज हो जाएगा, डीएनर्जाइज हो गया कुछ ही समय। अगर डीएनर्जाइज ये हो गया एनबीसी तो मतलब क्या कि हमारा स्टार्टर फिर से इनिशियल पोजीशन पे चला आया। इसके थ्रू क्या हुआ, हमारा जो शंट फील्ड है या आर्मेचर कॉइल है ये वाइंडिंग डैमेज नहीं हुआ। शंट फील्ड का तो वाइंडिंग डैमेज होने वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आर्मेचर का हो सकता था, आर्मेचर का भी नहीं हुआ। क्योंकि आर्मेचर कैसे हो सकता था, क्योंकि ये जो स्टार्टर आर्म है ये कितने नंबर पोजीशन पे है, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे मतलब फुल करंट जितना जाना चाहिए उतना ही जा रहा है। एंड उसके मतलब क्या, इसका मतलब सर्ज करंट जब एराइज होगा तब भी ये आर्मेचर में ही जाना चाहिए या आर्मेचर वाइंडिंग में ही जाना चाहिए। अगर आर्मेचर वाइंडिंग में उतना करंट चला जाता तो उससे क्या होता, हम लोगों का आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो सकता है। सो जब भी इस एनबीसी के अंदर नो वोल्टेज एराइज किया ये करंट जाने के मुताबिक, तभी क्या हुआ, एनबीसी क्या करके ट्रिप कर दिया, एनबीसी डीएनर्जाइज हो गया। इसके तो क्या होगा, जो स्टार्टर हमने छोड़ दिया, इनिशियल पोजीशन में छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या हमारा पूरा ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा कनेक्शन जाएगा ही नहीं ना, पूरा जो हमारा स्टार्टर हैंडल है जीरो पोजीशन पे आ गया तो करंट जाएगा ही नहीं, कहां से जाएगा, कोई पॉइंट है ही नहीं ना जाने के लिए। ऐसा नहीं, ओएलसी का काम करने समझ में आया ना। ओके, थैंक यू। टुडे आवर लेक्चर इज एंडिंग हियर। ओके।